में आपका स्वागत है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि टॉपिक से रूबरू करवाना है, क्योंकि आने वाले समय में 30 अगस्त को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। सिलेक्शन तभी होगा जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? खुद से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ टॉपिक से रूबरू करवाने के लिए आया हूँ। मैंने नेक्स्ट डे जो है सो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था। आज जो है सो हमारा टॉपिक है हड़प्पा और वैदिक सभ्यता, ठीक है? हड़प्पा और वैदिक सभ्यता। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्विकली रिवीजन करेंगे। खुद से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होएगा, ये गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है? चलिए आते हैं। सबसे पहले हम जो है सो हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत करते हैं, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? क्या हुआ? किसके माध्यम से मिलता है? चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता क्या है? एक त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार आकृति है। क्या है? त्रिभुजाकार आकृति। ये नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है। इसे हम जो सो काल का निर्धारण किसके माध्यम से करते हैं? C14 के माध्यम से एग्जाम में आ चुके हैं। इसका जो है सो काल निर्धारण कितना गया? 23 से 50 से 1750 BC किया गया, ठीक है? सिंधु सभ्यता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। कब? 1921 में। किसके माध्यम से? जॉन मार्शल द्वारा, ठीक है? इसके मूल निवासी को जो सो द्रविड़ या भूमध्यसागरीय या कालयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है? कालयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इससे जो है सो सर्वाधिक जो है सो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल जो हमें मिला है पूर्वी स्थल में। कहाँ? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुरकाउन टाउ बलूचिस्तान में पड़ता है। उसके बाद मांदा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है? और सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, ये कहाँ है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है? हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? इसका काल निर्धारण किस किस ने किया? इसे स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, ठीक है? हम नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता के 6 स्थलों जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, धोलावीरा और चंद्रहोदड़ो है, ठीक है? क्योंकि ये जो है सो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता लिपि, हड़प्पा सभ्यता में लिपि थी, तो हाँ लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है? और इसकी लिपि हमेशा बाईं से दाईं होती थी। कैसे होती थी? बाईं से दाईं होती थी। और इससे जो है सो बेस्ट्रोफेडरल लिपि भी कहा जाता था, ठीक है? हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रचलित इसकी हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित चिन्ह क्या थी? मछली थी, ठीक है? घरों एवं नगरों का विनिवास किस पद्धति में था? तो गिरध पद्धति में था। किस पद्धति में? गिरध पद्धति में था, ठीक है? और घर के दरवाजा और खिड़कियाँ घरों के पीछे खुलती थी। बस लोथल ही एक अपवाद है जिसकी खिड़कियाँ जो है सो सड़क की ओर खुलती थी। तो किसकी दरवाजे जो है सो सड़क की ओर खुलती थी? तो लोथल की। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? मुख्य फसल क्या था? गेहूँ और जो मुख्य फसल थे, ठीक है? और चावल के साज कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर। ये सब एग्जाम में पूछे जा चुका है। खुद से पढ़िएगा, नोट बनाइएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते जाइएगा। तोल की इकाई किसके अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में, ठीक है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार भी मिला है और स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। क्या क्या मिला है? अन्नागार और स्नानागार, ठीक है? ये दोनों टॉप, उन दोनों जो है सो पॉइंट जो है सो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? मोहनजोदड़ो से ही जो है सो पशुपतिनाथ का जो है सो सील यानी मोहर मिले हैं, ठीक है? उस सील पे जो है सो किस किस का चित्र था? तो हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा का है। ये देख लीजिएगा, शेर दे देगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है? तो हाथी था, गेंडा था, चीता और भैंसा था, ठीक है? नेक्स्ट है, यानी कौन से स्थल जो है सो किस नदी के किनारे थे, ठीक है? और जो है सो उसके उत्खननकर्ता कौन थे? वीडियो पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? या नोट डाउन बेस्ट होगा, याद रहेगा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, ठीक है? इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी 1921 में। क्या क्या मिले यहाँ से? एक श्रृंगी पशु, कांसे का इक्का गाड़ी, अन्नागार, कब्रिस्तान, भट्टिक, श्रमिक निवास। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से क्वेश्चन आ चुके हैं। पीवाईक्यू देखिएगा तो ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चंद्रहोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। कोरची सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने, ठीक है? यहाँ से क्या क्या मिला है? नर्तकी की काष्ठ मूर्ति मिला है। पशुपति, ठीक है? पशुपति कहाँ? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से नहीं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है? विशाल अन्नागार और स्नानागार कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ये याद कर लीजिएगा। चंद्रहोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे कौन कौन है? चंद्रहोदड़ो है और मोहनजोदड़ो है, ठीक है?
चंद्रों की खोज किसने? एनजी मजुमदार ने। ठीक है, यहाँ क्या क्या मिले हैं चंद्रों में? मनक्के बनाने के कारखाने, मुहर निर्माण और लिपस्टिक। लिपस्टिक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कहाँ से? चंद्रों से। कालीबंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ये इसे उत्खननकर्ता का नाम नहीं पूछता है। ठीक है, यहाँ से साज पूछते हैं, जुते हुए खेत कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पकी मिट्टी का हल। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा का। कोटजी किस नदी किनारे? सिंधु। ठीक है, ये जो है सो पाकिस्तान में पड़ता है, खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस किस नदी किनारे? सिंधु। मैच ऑफ द फ्लोइंग यूपीपीएससी में देखिएगा कितनी बार जो है सो मैच करने के लिए आ चुका है, और ये प्राप्त साज से जो है सो क्वेश्चन आते हैं। वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट या वीडियो पोस्ट करके जो है सो आप जो है सो नोट बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए, रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। ठीक है, तो रंगपुर किस नदी के किनारे है? सतलज, लोथल, भोगवा। ठीक है, रोपड़, सतलज, लोथल, भोगवा, ये इससे पूछा जा चुका है। लोथल से क्या क्या मिला है? बंदरगाह, हाथी दांत, युग समाधान और खिलाना। और चावल के दाने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चावल के दाने के साथ कहाँ से मिला है? लोथल से। युग समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है, और रोपड़ सतलज से क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साज, ये एक बार आया था। ठीक है, धान की भूसी और गेहूं की खेती का साज कहाँ से? रंगपुर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्या क्या? धान की भूसी और गेहूं की खेती। ठीक है, बनवाली किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ से भी मिट्टी से बना हल्का खिलौना मिला है। धोलावीरा खादी बेग के पास है। ठीक है, कहाँ? कछोर, गुजरात में। ठीक है, और यहाँ से क्या? खेल का मैदान, पत्थर की नई की मूर्ति, स्टेडियम। स्टेडियम खेल का मैदान। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुके हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। कहाँ है खेल का मैदान? तो धोलावीरा में। स्टेडियम पूछेगा तो धोलावीरा में। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों में सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। किसका मिलता है? एक श्रृंगी पशु का। लोथल से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर प्राप्त हुए। तो लोथल से कहाँ की मोहर प्राप्त हुई थी? तो मेसोपोटामिया की। ठीक है, मेलुहा किसे कहा जाता था? तो मेलुहा जो है सो मेसोपोटामिया में जो है सो सिंधु सभ्यता को कहा जाता था। तो सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? मेलुहा था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का शासन संभवतः वणिक वर्ग बिजनेसमैन के हाथों में था, जिसे पिगट महोदय ने इसके बारे में जो है सो बतलाया था। पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा है। तो जुड़वा राजधानी कौन थी? हड़प्पा था और मोहनजोदड़ो। इसके बारे में किसने कहा? पिगट महोदय ने। तो ये नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद मातृ देवी की उपासना, यानी किसकी उपासना की जाती थी? मातृ देवी की। और कुपड़ वाला सांड सबसे ज़्यादा पूजनीय थी। ठीक है, धरती की उर्वरता की देवी माना जाता था, और इसीलिए स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा प्रतीत होता है। तो इसीलिए सैंधव समाज को जिसको मातृत्वात्मक, ठीक है, समाज कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं जो है सो वैदिक सभ्यता देखिएगा तो वहाँ पे पितृ सत्तात्मक है। ठीक है, स्वास्थ्य के चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। ठीक है, समाज 4 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन? पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, क्या पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का प्रचलन था? तो हाँ था। मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके जो है सो लाइन टू लाइन पढ़िएगा, मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूँ। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक सैंधव सभ्यता स्थल कहाँ मिले हैं? तो गुजरात से खोजे गए हैं। शवों के जलाने और दफनाने के दोनों पद्धतियाँ प्रचलित थी। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। मोहरे से अधिकांशतः सेलखरी की बनी होती थी। किसकी? सेलखरी की। और मिट्टी से पके हुए टेराकोटा से भी जो है सो बने हुए जो है सो ढेर सारे जो है सो मोहरे मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में लाल मिर्च भाट का प्रयोग होता था। तो लाल मिर्च भाट का प्रयोग कहाँ होता था? हड़प्पा सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट चलिए, सिंधु सभ्यता के स्थल एवं संबंध क्षेत्र। अब देखिए कौन कौन क्षेत्र कहाँ कहाँ है। अफगानिस्तान में क्या है? शोर्तुगाई है, मुंडगी के। ये शोर्तुगाई जो है सो पूछा जा चुका है। ठीक है, बलूचिस्तान में कौन कौन है? सुतकोंगड़ा, शुंकाको, बालाकोट, मेहरगढ़, रानोघुंडई, कुल्ली, डावरपुर, ये सब पाकिस्तान में भी पड़ते हैं। पश्चिमी पंजाब में जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा, रहमान डेयरी, डेरा इस्माइल खान, ये सब पाकिस्तान में। सिंध में क्या है? मोहनजोदड़ो, कोरची, आमड़ी, अलमीरा, चुनहरो। ठीक है, और गुजरात में हमारा धोलवीरा, सुरकोटला, देसरपुर, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा का है राजस्थान में। मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, रोपड़ कहाँ? पंजाब में। ठीक है, हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, सीताथाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ये महाराष्ट्र में नहीं चले जाएगा। आलमगीरपुर जो है सो यूपी में ही है। ठीक है, हुलास एवं बड़गांव भी यूपी में ही है।
ठीक है। अब प्रमुख आयातित वस्तुएं हम क्या क्या आयात करते थे, चांदी करते थे, यहाँ ढेर सारी चीज़। तो चांदी कहाँ से, ईरान मेसोपोटामिया में, सोना अफगानिस्तान से, तांबा खेतरी राजस्थान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से। ये शुरुआत के ये 4 पूछे जा चुके हैं, तो इसे चारों को कम से कम याद कर लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा, चलेगा, बट वीडियो पोस्ट करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, तांबे और टीन मिला करके क्या बनाया जाता था, कांसा। पहली बार जो है सो इन्होंने जो है सो बनाना शुरू किया था। यहाँ पे माप के लिए दशमलव प्रणाली जो है सो अपनाया जाता था। अब जो है सो पतन के क्या क्या कारण है और किसने क्या बोला, ठीक है। बाढ़ के कारण SR राव और मार्शल मैके इसने बताया। पारिस्थितिक असंतुलन फेयर सर्विस, ठीक है, ये सोचते मेस्ट है भीषण बाढ़ के कारण, मार्शल मैके SR राव, ये पूछा है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा के कारण KU कैनेडी, ठीक है। विगट ने क्या बतलाया था, बाह्य आक्रमण के कारण, ठीक है, और व्हीलर ने आर्य आक्रमण के कारण, ठीक है। अब हम चलते हैं वैदिक काल में। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल क्या है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। BPSC UPPSC में ये पूछे जा चुका है। ऋग्वेद का काल क्या है, 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल को सप्तसेंधव प्रदेश भी कहा जाता था, ठीक है। एक यहाँ कौन कौन नदियाँ थी, सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम और सरस्वती। इन 7 नदियों के कारण सप्तसेंधव प्रदेश कहा जाता था। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को क्या, ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था। मैक्स मुलर ने आयु का मूल निवास मध्य एशिया कहा। किसने कहा, मैक्स मुलर ने, ठीक है। समाज कैसा था, पितृप्रधान था। वहीं जो है सो हड़प्पा में क्या था, मातृप्रधान था, ठीक है। प्रशासन के कितने इकाई थे, 5 इकाई। कुल ग्राम 20 जन और रात। सबसे छोटी इकाई कुल थी, इसके प्रधान कुलप थे। नोट डाउन कीजिएगा, सबसे छोटी इकाई कुल, प्रधान कुलप। गांव के मुखिया को ग्रामनी कहा जाता था और इसके समूह को विश, और विश के प्रधान को विशपति, ठीक है। अनेक विषयों के समूह को जन के मुखिया, प्रधान, जनपति या राजा कहा जाता था। विषयों के समूह को जो है सो जनपति, राजा कहा जाता था, ठीक है। सूत रथकार, कम्मादी अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, ठीक है। तो इसकी संख्या कुल जो है सो 12 थी, ठीक है। सत ब्राह्मण में जो है सो कहाँ मिलती है, सतपथ ब्राह्मण मिलती है। संख्या इसे 12 बताया गया। तो ये जो है सो याद करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन 12 कौन कौन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और राज्य अधिकारी में सबसे महत्वपूर्ण जो है सो पद कौन था, तो पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पद था और सेनानी प्रमुख पद थे, ठीक है। राजा को सलाह देने के लिए सभा एवं समिति थी। राजा को सलाह देने के लिए सभा एवं समिति एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। आयु की सर्वाधिक प्राचीन संस्था क्या थी, विदत थी। आयु की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत थी और यह जनसभा थी, ठीक है। विदत क्या था, जनसभा था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का चर्चा है। किसमें मंडल में, दशराग युद्ध 7वें मंडल में, ठीक है। अब इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ। कौन भी, ये भी पूछा जा चुका है, कौन विजयी हुआ, तो सुदास विजयी हुआ था, ठीक है। भरतजन के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे। 10 राजाओं के संघ का पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र थे। कौन थे, विश्वामित्र। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब ऋग्वेद में युद्ध के लिए गवेष्टि व गवेषण, गाय की खोज, गवेष्टि गवेषण क्या था, ठीक है। और मैक्सिमम युद्ध जो है सो गायों के कारण ही होती थी, क्योंकि आय का महत्वपूर्ण संसाधन यही था, ठीक है। ऋग्वेदीय में नदियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस नदिया को किस काल में क्या कहा जाता था, कुंभा को काबुल, सुवास्तु स्वाद, कुर्मु को कुर्रम, गोमती कोमल, वितस्ता को झेलम। ये एग्जाम में आई, वितस्ता, कुंभा, सुवास्तु, कुर्मु, ठीक है। ये सब अस्किनी, चिनाब, ये सब एग्जाम में आ चुका है। प्रोशनी, रावी, शत्रुदि, सज्जर, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सदानीरा, गंडक, दृश्यत, घग्गर, ठीक है। ये शुरुआत के जो है सो ये 5 है। ये कुमरा, ठीक है, कुर्मु, गोमती, ठीक है, वितस्ता, अस्किनी, प्रोशनी, शत्रुद्री और सदानीरा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सदानीरा को गंडक कहते थे, प्रोशनी को रावी कहते थे और कुमरा को काबुल कहते थे। तो ये याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। ऋग्वेद में कुल 42 नदियों का उल्लेख है, ठीक है। ये पूछेगा नहीं कितने नदियों का उल्लेख है, पर सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी कौन सी थी, तो सरस्वती। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती, ठीक है। इसे नदीतमा, नदीतमा किसे कहा गया है, तो सरस्वती को ही कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो इंद्र थे। इंद्र किस चीज़ के, युद्ध एवं वर्षा के देवता। मरुद, आंधी तूफान के सरस्वती नदी देवी थी। अर्धनायनी, जंगल की देवी। पूषण, पशुओं का देवता, ठीक है। और यही जो है उत्तर वैदिक काल में जो है शूद्रों के देवता हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
यम मृत्यु के देवता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सोम वनस्पति के देवता। ये बाकी सब शुरुआत के ये 4 जो है सो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता ये इंद्र थे, ठीक है। और देवी कौन कौन थी? उषा, अदिति और श्रद्धा, ठीक है। तो अगर पूछेगा ऋग्वेद काल में क्या देवियाँ थी, तो हाँ, देवियाँ थी। अब देखिए, अग्नि दूसरे तथा वरुण तीसरे प्रथम पे इंद्र है, दूसरे पे जो अग्नि है, तीसरे पे वरुण। ये शुरुआत के 3 महत्वपूर्ण है, ठीक है। जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था, पशु चारण भूमि को खिल कहा जाता था, हल को सी, हसिया को श्रेणी, गोबर की खाद के करीस, ठीक है। हल से बनी नदियों को सीता शब्द। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ऋग्वेद में यज्ञ तथा धान की चर्चा है। किसकी? यज्ञ और धान की। और यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। क्या प्रणाली? वस्तु विनिमय प्रणाली। गोत्र क्या था? सामाजिक संगठन का आधार था। अगर पूछेगा तो ये नहीं बोलिएगा गोत्र का संबंध जाति से था, बल्कि ये सामाजिक संगठन का आधार था, ठीक है। ऋग्वेद कालीन जो है सो महत्वपूर्ण विदुषी कौन कौन थी? तो लोक मुद्रा, घोषा, पाला, विश्वारा, सिकता। तो ये सब कौन थी? ऋग्वेद कालीन विदुषी स्त्रियाँ थी। ये एग्जाम में आ चुका है, याद कर लीजिएगा। किस मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है? तो 10वें मंडल में। किस सूक्त में? 10वें सूक्त में, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है, जिसमें 4 वर्णों का जिक्र है, ठीक है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या, अघन्या क्या था? गाय को नाम मारने को जो सो गाय को अघन्या कहा जाता था, क्योंकि ये नाम मारने योग्य थी। दस्यु की चर्चा अदेव्यु, अदेव्यु यानी देवताओं को श्रद्धा नहीं रखने वाले को अदेव्यु कहा जाता था। अब्राह्मण, वेदों को नाम मानने वाले को अब्राह्मण कहा जाता था। अयज्वन, अयज्वन यज्ञ नहीं करने वाले को अयज्वन कहा जाता था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कृषि के संबंध में उल्लेख ऋग्वेद के 4थे मंडल में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4थे मंडल में किसकी जिक्र है? तो कृषि से संबंध का चर्चा जो है सो 4थे मंडल में, ठीक है। गोहंता क्या था? गोहंता अतिथि को गोहंता कहा जाता था, ठीक है। गोहंता किसको? अतिथि को कहा जाता था। वेकनॉट कौन था? ये सुदकोर था, जो ऋण देने वाले होते थे उसे वेकनॉट कहा जाता था। ये मोस्ट है, ठीक है। ऋग्वेद के मंडलों के रचनाकार, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन रचनाकार है, इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इस काल को आयु का विस्तार पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर हुआ, यानी विस्तार जो है सो उत्तर वैदिक काल में जो है सो बढ़ता गया। ये गंगा यमुना द्वाब तक जो है सो आ गए थे, ठीक है। आयु के निवास के स्थान को आर्यवट कहा गया। आर्यवट का प्रथम जो है सुवास शब्द का उपयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया, ठीक है। राजा का पद वंशानुगत होने लगा। ऋग्वेद कबीलों ने जनपद का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? जनपद, ठीक है। अब विदत क्या था? विदत एक संस्था थी जो वैदिक काल में आपने पढ़ा था, वो पूर्णतः जो है सो नष्ट हो गई थी। इस काल में सर्वप्रथम राज शब्द का प्रयोग मिलने लगा। राज शब्द का सबसे प्रथम पहली बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल, ठीक है। बलि तथा भाग क्या था? ये दोनों एक कर थे, इसे इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। बलि भाग क्या था? एक कर था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अनेक दार्शनिक हुए। जनक हुए, केकई के अश्वपति हुए, अजातशत्रु, प्रवाहन, जबाली, ये सब जो है सो मोस्ट जो है सो फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए, ठीक है। अब प्रजापति, विष्णु और रुद्र शिव, यानी महत्वपूर्ण जो है सो देवता कौन हो गए? प्रजापति, विष्णु और रुद्र। वही जो है सो वैदिक काल में इंद्र वरुण थे, उसके स्थान पे कौन आ गए? प्रजापति, विष्णु और रुद्र आ गए, ठीक है। ऋग्वेद काल में कितने पुरोहित थे? तो 7। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पूषण जो है सो आपने पढ़ा था, पूषण ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे, अब ये शूद्रों के देवता हो गए। पंच महायज्ञ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम की, यानी आश्रमों की चर्चा कहाँ मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में और जवालोक उपनिषद में। 4 आश्रम की चर्चा जवालोक उपनिषद में और 3 आश्रम की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं। दोनों में आश्रम की चर्चा है, बट जवालोपनिषद में 4 आश्रम और 3 आश्रम कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। ये उपनिषद पूछा जा चुका है, जावालोपनिषद, ठीक है। तो इसे आप जैसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब 4 धार्मिक पुरोहित होते थे। उत्तरी का संबंध ऋग्वेद से था, उद्गाता का संबंध सामवेद था और अधर्व्यू का संबंध यजुर्वेद से था, ठीक है। 3 ऋण क्या क्या थे? देव ऋण था, ठीक है, और पितृऋण और ऋषि ऋण। निष्क और शतमान क्या थे? निष्क और शतमान सिक्के थे, ठीक है। क्या थे? निष्क और शतमान सिक्के थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब वणिक संघों को गण तथा श्रेष्ठ क्या था? वणिक संघों का समूह था, गण तथा श्रेष्ठ। कृष्णल क्या था? बाढ़ की मूलभूत इकाई कृष्णल थी, ठीक है। इसमें ढेर सारे यज्ञ किए जाते थे, राष्ट्रीय अश्वमेघ और अग्निष्टोम, ठीक है। ये सब जो है तो पढ़ लीजिएगा,
ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेदों की रचना, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। एक क्या है, वे वेद के पैर हैं, कल्प वेद के हाथ हैं, ज्योतिष वेद की आंखें, निरुक्त क्या है, वेद के कान, शिक्षा ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है वेद एवं संबोधित विषय, शिक्षा, सुधाचरण, कल्प, योगों का संपादन, व्याकरण, व्याकरणिक नियम, ठीक है। और निरुक्त शब्दों का उत्पत्ति, छंद, छंदों का प्रयोग, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक हैं, ये याद कर लेना है, ठीक है। चावल का संबंध, चावल के रचयिता चावल थे, ठीक है। योग के पतंजलि, सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक है। वैशेषिक, कनाद या उल्लू, ठीक है। ये रट जाना है ये, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब वेद, उनके ब्राह्मण, आर्णिक एवं उपनिषद एवं उपवेद को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कीजिएगा। पहला था ऋग्वेद, उसके ब्राह्मण ऐत्रेय कोश की, आर्णिक ऐत्रेय कोश की, और उपनिषद ऐत्रेय कोश की। उपवेद कौन था, आयुर्वेद, किसका, ऋग्वेद का। और सामवेद का मेनली जो है सो ब्राह्मण ग्रंथ जो है सो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सामवेद का पंचवेद, षड्विश, जैमिनीय, छांदोग्य, ठीक है। और इसका उपवेद गंधर्व वेद था, ठीक है। और यजुर्वेद का तैतृय और शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो है सो ब्राह्मण ग्रंथ था, कौन, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। और इसके जो है सो उपवेद कौन थे, धनुर्वेद थे, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा। अथर्ववेद, अथर्ववेद को जो गोपथ ब्राह्मण था, ये सबसे, गोपथ सबसे छोटा, शतपथ सबसे बड़ा। अगर पूछेगा सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण था और सबसे छोटा गोपथ ब्राह्मण था, ठीक है। इसके उपनिषद मुंडोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद थे, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा। इस उपनिषद किसके थे, यजुर्वेद के थे। तो ये उपनिषद जो है सो यजुर्वेद और अथर्ववेद के महत्वपूर्ण है, ठीक है। और शिल्पवेद किसका जो है सो उपवेद है, तो अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। इस सब जितने मैंने पढ़ाया है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट डाउन वीडियो को पोस्ट करके जो है सो ले लीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है, बस इम्पोर्टेंट पॉइंट से रूबरू करवाना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। अगर हो सके तो मैं जो है सो इसके ऊपर आपको MCQ भी करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी तरह से पढ़िए। सिलेक्शन का एक ही मार्ग है, सेल्फ स्टडी। कितना भी आप जो है सो वीडियो देख लें, किसी भी टीचर से पढ़ लें, सिलेक्शन नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से ना पढ़ें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।